गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आई होप सबने काम कर लिया अपना लास्ट वाला, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो एज यू नो इन दिस बुक वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशली ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो अपना फर्स्ट बिगिनिंग के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश पीरियड की, उसके बाद जो सिनेरियो होगा वो चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक। अब इसको ये टाइटल दिया क्यों है? बिकॉज ब्रिटिश रूल जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, बट वो बेसिकली इंडिया में रूल इस्टेब्लिश करने नहीं आई थी, वो जस्ट अपना बिजनेस करने ही आई थी। बट टाइम के साथ सिनेरियो ऐसा चेंज हो गया कि धीरे धीरे वो एक टेरिटोरियल एक्विजिशन करने लग गई, और एक टाइम आया 1857 तक तो उसने पूरे इंडिया को ही अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इवेंट्स कैसे कैसे हुए, कैसे बिगिनिंग, यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में आई, ठीक है। क्या नाम था कंपनी का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में आ गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पहले ही बंदे थे इंडिया में आने वाले, उनसे पहले पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगाल वाले लोग आए हुए थे, ठीक है। और हमारा तो वैसे भी ट्रेड बहुत पहले से चलता है बच्चों, ठीक है। सो पेज नंबर आ जाओ 9 पे, सेकेंड चैप्टर का स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो अभी हम उसको शुरू करेंगे। सो औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। अब मुगल एम्पायर जो कि 1526 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बाबर से, औरंगजेब 1707 में मर गया, ठीक है। औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, और ये पावरफुल मुगल रूलर्स में लास्ट था। इसके बाद औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए मुगलों में वो पावरफुल नहीं थे। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। तो औरंगजेब के पास मोस्ट ऑफ जो इंडिया है वो पूरा का पूरा ही उसके रूल में आता था, सिर्फ साउथ इंडिया के थोड़े से पार्ट नहीं आते थे, ठीक है। तो ये यानी कि अशोक एक राजा हुआ और औरंगजेब, ये दो ऐसे किंग हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे ही रूल किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान वाले एरिया भी आ गए, बांग्लादेश वाले एरिया भी आ गए, ठीक है। सो आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स और सूबेदार्स and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि अब जैसे आज के टाइम में होता है ना, अपना जो इंडिया है वो स्टेट्स में डिवाइड है, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं। ऐसे ही जब मुगल रूलर थे तो उस टाइम पे जो स्टेट्स थे उनको क्या बोलते थे? सूबा, और उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे सूबेदार, इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। वो क्या करते थे? वो किंग के बिहाफ पे उस एरिया को रूल करते थे, ठीक है। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो क्या हुआ, जो वो सूबेदार थे डिफरेंट एरिया के, उन्होंने अपने आप को ही रूलर अनाउंस कर दिया ठीक है। उन्होंने अपने किंगडम जो है वो अलग ही बना ली, जैसे बंगाल था, ठीक है। अब बंगाल वैसे तो मुगल एम्परर का एक पार्ट था, ठीक है, बट अब क्या हो गया, अब उन्होंने अपना सेपरेट सिस्टम कर लिया है। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैप मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो आप देखो, अब पहले ये जो पाकिस्तान वाले एरिया हैं ये भी इंडिया में ही आते थे, ये पूरा जो बांग्लादेश है ये भी इंडिया में आता था, ठीक है। तो पूरा यानी कि ये सारा एरिया इंडिया था और ये सारा एरिया भी इंडिया में ही था,
ठीक है, इतना बड़ा इंडिया था। अब इसमें ये यहाँ तक सारा एरिया जो था ये मुगल टेरिटरी थी, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया। यहाँ पे जो आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश का पार्ट और जो वेस्ट बंगाल है इंडिया में, ये पूरे पार्ट को क्या कहते थे, इस पार्ट को कहा जाता था बंगाल, ठीक है, क्या कहते थे इसको, बंगाल। तो बंगाल, अब यहाँ का ये क्या था, मुगल पीरियड में एक सूबा था, ठीक है, सूबा मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, एक तरह से स्टेट को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो एरिया विद इन एरिया के जो हेड थे, गवर्नर्स थे, जिनको हम क्या कहते हैं, सूबेदार, उन्होंने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने आप को ही क्या वहाँ का रूलर अनाउंस कर दिया। सो एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स, तो जैसे जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग सूबेदारों ने क्या कर दिया, अपने आप को रूलर अनाउंस कर दिया, ठीक है। सो दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर ऑफ पावर। अब दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ पे है, तो पहले दिल्ली क्या थी, पूरे इंडिया का कैपिटल है। अब जैसे जैसे जो रीजनल पावर्स थी, जैसे यहाँ पे अलग रूलर हो गया, यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग, तो दिल्ली का जो पावर था वो बस थोड़े से एरिया तक ही रह गया, बाकी सारा खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। सो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, okay, by the second half of 18th century, however, a new power was emerging on political origin. अब 18th century के एंड तक क्या हुआ, एक नया पावर इंडिया में इमर्ज हो रहा था, ठीक है। अब वो नया पावर कौन था, वो थे ब्रिटिश, ठीक है, क्योंकि अब उनकी भी पावर क्या थी, वो स्ट्रांग हो रही थी। So did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territory? अभी जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया आई और उनका टारगेट इंडिया पे कब्जा करने का बिल्कुल नहीं था, ना ही वो इंडिया पे अपना रूल करने आए थे। दे केम हियर एज अ स्मॉल कंपनी, ठीक है, वो तो सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी के फॉर्म में आए थे अपना बिजनेस करने के लिए, ओके। सो हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर? तो फिर वो इतने बड़े एरिया के मास्टर बन कैसे गए, मालिक बन कैसे गए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही बातें करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ईस्ट इंडिया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते क्यों थे, या ईस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे जो मान लो अर्थ पे यहाँ पे क्या है, ये यूरोपियन पार्ट है, ठीक है, और ये हो गया एशिया और यहाँ पर हो गया अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड है कहीं, तो यहाँ इंडिया है और ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई वी divided into east and west. So in 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. उस टाइम पे यानी कि 1600 में क्वीन कौन थी, एलिजाबेथ I इंग्लैंड में। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनसे एक चार्टर लिया। चार्टर बोले तो एक तरह से जिसको कहें कि परमिशन, इजाज़तनामा उन्होंने ले लिया ब्रिटिश महारानी से, ठीक है। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्टर्न वर्ल्ड से ट्रेड करने का सोल राइट ले लिया। सोल राइट यानी कि अब ब्रिटेन से उस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इस एरिया में नहीं आ सकती, ठीक है। एक सिर्फ एक ही कंपनी है, एकाधिकार बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कोड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी इंग्लैंड की अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी, वो अब इस एरिया में आके बिजनेस नहीं कर सकते थे। सो विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइसेस। अब क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पास पूरा राइट था कि वो ईस्टर्न पार्ट में जाए, वहाँ पे नई नई ज़मीनें देखें, वहाँ पे ऐसे एरियाज देखें वेयर दे कैन बाय चीप गुड्स एंड सेल एट हाई प्राइसेस इन यूरोप, जो यहाँ से सस्ते सामान खरीद के यूरोप में महंगे दाम पे बेच सके, ओके।
and carry them back to Europe to sell at high prices. So the company didn't have to fear competition from English trading companies. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी इंग्लिश कंपनी से कंपटीशन का कोई डर नहीं था, क्योंकि और कोई इंग्लैंड की कंपनी इस एरिया में आ ही नहीं सकती थी, तो वो अकेली कंपनी थी, मनमर्जी का रेट खरीदेगी, मनमर्जी से बेचेगी. So mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition. उस टाइम पे जो कंपनीज होती थी मर्केंटाइल कंपनी यानी कि व्यापारिक कंपनी, वो प्रॉफिट कमाने का एक ये बहुत अच्छा तरीका होता था कि वो एरिया का सोल राइट ले लेती थी, एक अधिकार, यानी ना दूसरी कंपनी आएगी, ना कंपटीशन होगा, ना कोई टेंशन होगी, अपने रेट पे बेच के ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकते थे. सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. ठीक है, इससे कि वो सस्ता खरीद सकें और महंगा बेच सकें. उसके बाद नेक्स्ट पैरा, द रॉयल चार्टर हावर कुडंट प्रिवेंट अदर यूरोपियन फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट. अब ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने उनको सोल राइट दे दिया था, भाई एक ही कंपनी जाएगी इंग्लैंड से. ठीक है, तो उनको इंग्लैंड से तो आने वाली किसी कंपनी से कंपटीशन की टेंशन नहीं थी, पर वो बाकी कंट्रीज़ के लोगों को तो नहीं रोक सकते थे. भाई मान लो सामने फ्रांस है, ठीक है, डेनमार्क है, और भी बहुत सारी कंपनी, पुर्तगाल है, इनसे तो नहीं रोक सकते थे. तो यानी अब इंग्लैंड से तो नहीं आ सकती थी, बट बाकी कंट्री से तो इंडिया में कंपनीज आ सकती थी. So by this time the first English ship sailed down the west coast of Africa, rounded the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. तो क्या हुआ, पहला शिप चला यहाँ से और यहाँ अफ्रीका के नीचे चक्कर काट के यहाँ पर इंडिया में आया. आपकी बुक में मैप भी बना हुआ है ये. ठीक है, ये जो नीचे से आते हैं ना, इसको बोलते हैं यहाँ नीचे अफ्रीका का जो लोअर पार्ट है, केप ऑफ गुड होप. ठीक है, तो यहाँ से वो शिप ऐसे नीचे से घूम के यहाँ इंडिया में आया था. तो वो इंडियन ओशन को पार करते हुए यहाँ पे पहुँचे. So the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. अब ब्रिटिशर से पहले यहाँ पे पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगाल के लोग पहले ही पहुँचे हुए थे. ठीक है, तो आपको पता है वास्को डी गामा. अब हम क्या बोलते हैं कि हु डिस्कवर्ड इंडिया. ठीक है, तो किसका नाम आता है, वास्को डी गामा का. अब इसका मतलब बेटा ये बिल्कुल नहीं है, इंडिया पहले गुम हो रखा था. ठीक है, उनके कहने का मतलब क्या है कि पहले यूरोप से या अदर कंट्रीज से अपने पास सी रूट्स नहीं थे. ठीक है, तो सी रूट यूरोप से लेके इंडिया तक का सी रूट फाइंड करने वाला कौन था, वो वास्को डी गामा था. ठीक है, सो वास्को डी गामा केम फ्रॉम पोर्टुगाल. पोर्तुगाल से वो आया था इंडिया पहली बार. ओके, तो ब्रिटिशर से पहले इंडिया में कौन आया हुआ था, पुर्तगाली आए हुए थे, और पुर्तगाल वालों ने यहाँ गोवा पे अपना कब्जा कर रखा था. ठीक है, गोवा उनके कब्जे में था और यहीं पे उनका बेस था, यहीं पे उनकी सारी फैक्ट्रीज थी. सो इन फैक्ट इट वाज वास्को द गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498. तो वास्को डी गामा ने कब, 1498 में, यहाँ पे पोर्टुगाल है यहाँ पे, तो यहाँ से वो नीचे चक्कर काट के इंडिया में आया था. ठीक है, सो ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया बाय सेलिंग्स. So by the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in India. अब इसके साथ साथ अब ये यूरोप की बाकी जो कंपनीज थी, ठीक है, चाहे वो डेनमार्क है या पोर्टुगीज़ है, फ्रांस है, वो भी इंडिया में आके अपना ट्रेडिंग के लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे थे, वो भी आना चाहते थे. उन्होंने भी इंडिया के लिए अपने अपने जो शिप्स हैं वो निकालने शुरू कर दिए थे. एंड सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन सीन. ठीक है, तो अभी डेनमार्क के लोग आ गए, डेनमार्क के बाद जो थे वो फ्रांस के भी लोग आ गए. ठीक है, तो यानी अब टोटल मिला के इंडिया में 6 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आए थे जो कि इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये 6 डिफरेंट यहीं पे, अब यहाँ ये फ्रांस है, यहाँ पे डेनमार्क आ गए, तो यहाँ की ये आपस में पड़ोसी थे सारे कंट्रीज़. इन कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आ गए. ठीक है,
कंपटीशन हो गया। अब कंपटीशन होएगा तो आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी, ठीक है। आओ नेक्स्ट पैरा पे। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब प्रॉब्लम एक ये भी थी, इंडिया का जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे, और इंडिया का जो फाइन कॉटन था, ठीक है, तो उसका डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इंडिया का जो कॉटन था बहुत बारीक कपड़ा होता था, बहुत अच्छा। इवन इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, वो खुद इंडिया के बने हुए कपड़े ही पहनती थी, सिल्क है या फिर फाइन कॉटन थी, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के सामान की जो डिमांड है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। अब प्रॉब्लम ये थी, चाहे फ्रांस के थे या पोर्टुगल के या फिर इंग्लैंड के, ठीक है, डेनमार्क, वो सब इंडिया से एक सेम सी चीज़ें खरीदना चाहते थे, जैसे कि मसाले, ठीक है, मुस्लिन, सिल्क, ये चीज़ें खरीदना चाहते थे वो। सो द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, ठीक है। सो फाइन कॉटन एंड सिल्क, इसके यूरोप में बहुत डिमांड थी। सो पेपर होती है काली मिर्च, क्लोव यानी लौंग, कार्डमम यानी कि इलायची, एंड सिनेमम, टू आर इन ग्रेट डिमांड। तो ये क्या होते हैं, गरम मसाले इनको हम कहते हैं, जो कि इंडिया में उस टाइम बहुत डिमांड इसकी रहते थे, सॉरी यूरोप में। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप एंड प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड। अब क्या था, ऑब्वियसली जब सारी कंपनीज एक ही सामान खरीदना चाहती हैं तो उनके रेट्स तो बढ़ेंगे। तो इसी वजह से क्या हो गया, इंडिया में इन चीज़ों का जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। अब कीमत ज़्यादा हो गई तो इस वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, यानी उनको अब जो चीज़ इंडिया से सस्ती मिल रही थी, अब वो कंपटीशन की वजह से इंडिया में भी महंगी मिलनी शुरू हो गई। तो यहाँ से महंगे दाम पे खरीदने के बाद इंग्लैंड में या वो यूरोप में जब बेचते थे तो उतना प्रॉफिट उनको नहीं पड़ रहा था। So the only way the trading companies could flourish was by eliminating rival companies। अब एक तरीका था उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा करने का है भी, जो उनके राइवल कंपनीज हैं, यानी कि जिनके साथ उनका कंपटीशन है, वो उनको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो वो यहाँ से उनकी क्या हो गई, एक आपस में जंग शुरू हो गई। The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies। तो यहीं से क्या हुआ, जो वो यूरोपियन कंपनीज थी उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सो थ्रू द 17th and 18th centuries they regularly sank each other's ships, blocked routes and prevented rivalship from moving with supply of goods। तो क्या होता है कि अब जब इंडिया से फॉर एग्जांपल इंग्लैंड वालों का शिप माल लेकर इंग्लैंड जा रहा है, तो क्या करते थे, फ्रांस वाले या फ्रांस वालों का मौका लगे, इंग्लैंड वाले, मतलब जिसका भी मौका लगता था वो क्या करते थे, वो उनके जहाज़ों को डुबो देते थे, या फिर रास्ते में क्या करते, ब्लॉकेड यानी कि रास्ता रोक लेते, ठीक है, या फिर उनकी जो सप्लाई आ रही है, जो माल ले जा रहे हैं, उसमें किसी न किसी तरीके का उनको ब्लॉकेड लगाना ही लगाना होता था। जिसका मौका लगता था वो एक दूसरे के शिप पे कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता ही था, जिससे कि शिप उनका इंग्लैंड ना पहुंच सके, फ्रांस वालों का फ्रांस ना पहुंचे, पुर्तगाल वालों का पुर्तगाल ना पहुंचे, ताकि न माल जाएगा और उनको लॉस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, उनका एक दूसरे के साथ जो राइवलरी है वो बढ़ना शुरू हो गया, दुश्मनी बढ़ना शुरू हो गया। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो इससे क्या हो गया कि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने अपने शिप्स पे आर्मी रखना शुरू कर दिया, लोगों को हथियारों के साथ रखना शुरू कर दिया, ताकि अगर दूसरे कंपनी का शिप हमारे शिप के रास्ते में रोड़ा अटकाएगा तो वहाँ पे शिप टू शिप बैटल हो जाती थी, ठीक है। इवन शिप्स पे उन्होंने तोपें लगानी शुरू कर दी, ठीक है। और अपने जो इंडिया में उनके जहाँ पे बेस थे, जैसे पुर्तगाल वालों का गोवा में बेस था, ठीक है, इंग्लैंड वालों का कोलकाता में बेस था, उन्होंने वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, उनको सेव रखने के लिए वहाँ पे फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, किले बनाने शुरू कर दिए, ताकि कोई अदर कंपनी वाले आसानी से अटैक न कर सकें। सो दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अब उसकी वजह से
अब ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ये बंगाल है, बंगाल में यहाँ पे कोलकाता में इंग्लैंड वाले या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, किला बना रही है। तो ऑब्वियसली जो पूरे बंगाल का जो नवाब है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, भाई मेरे एरिया में कोई थर्ड पार्टी आके कैसे अपना फोर्ट बना रही है, ठीक है। तो इस वजह से उनका क्या हुआ, जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी आपस में डिस्प्यूट पैदा हो गए। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इसी वजह से क्या हुआ, कंपनी का लोकल रूलर्स के साथ एंड अनदर कंपनीज के साथ जो एक झगड़ा चलता रहता था, उसकी वजह से उनका टेरिटरी एक्वायर करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। एक इनेविटेबली हो गया, नहीं बच नहीं सकते थे पॉलिटिक्स से वो, क्योंकि उनको ये था अगर लोकल नवाब को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया तो वो अपनी मनमर्जी की पॉलिसीज़ लगवा सकते हैं, ठीक है। मनमर्जी की पॉलिसीज़ लगेंगे तो अपना वो जैसा रूल चाहेंगे, जैसे अपने लिए कायदे कानून चाहेंगे वैसे लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में आना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। सो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में फ्लो होने के बाद, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक ऐसे चला जाता है और एक आगे बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। यहाँ ये मान लो बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो ये वाला हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, ये वाला पार्ट वेस्ट बंगाल में। तो ये वाले पार्ट को तो कहते हैं हुगली, जो वेस्ट बंगाल में गंगा का पार्ट है। तो यहाँ पे हुगली रिवर के किनारे पे ही है कोलकाता। तो यहाँ 1651 में हुगली रिवर के कोस्ट पे ब्रिटिशर्स ने अपना एक फैक्ट्री लगाया। फैक्ट्री का मतलब वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होते थे, ठीक है, वो जस्ट क्या होते थे, यहाँ लोकल पर्सन से माल खरीद के वहाँ पे उसको स्टोर करते थे और फिर उसको थ्रू शिप्स इंग्लैंड भेज देते थे। सो दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नॉन एज दैट टाइम एज फैक्टर्स। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर होते थे या जो लोग यहाँ पे वो माल इकट्ठा करते थे उनको फैक्टर बोलते थे। सो द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वाज स्टोर्ड। तो यहाँ पे मेनली क्या होता था, एक स्टोर होता था एक, तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर करते थे। एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और यहीं पे क्या होता था, कंपनी ऑफिशियल के ऑफिस होते थे जहाँ पे वो बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परस्यूड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, उन्होंने जो उनके सौदागर थे या उनके जो ट्रेडर्स थे उनको भी कन्विंस किया, भाई आप भी यहीं आसपास ही रह लो, ठीक है, भाई पास रहोगे तो जल्दी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, दूर रहोगे तो लेट कम्युनिकेशन होगा, ट्रेड जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। सो बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड दिस सेटलमेंट। तो 1696 उन्होंने क्या किया, यहाँ कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता से पहले उनका कासिम बाजार वाले एरिया में था, तो वहाँ पे उन्होंने बंगाल स्टेट में ही अपना एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल एंड गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 villages। अब उस टाइम उन्होंने क्या किया, यहाँ अब ये पूरा मैंने आपको बताया, ये पूरा एरिया का स्टेट का क्या नाम था, बंगाल। वैसे तो ये और भी बड़ा था, इसमें बिहार और उड़ीसा के एरिया भी आते थे, ठीक है, और भी बड़ा स्टेट था ये। तो यहाँ बंगाल वाला जो एरिया था वहाँ पे उन्होंने जो मुगल ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत देके उन्होंने 3 गांव खरीद लिए, ठीक है। तो उन 3 गांवों में एक गांव का नाम था कालीकाता, ठीक है। तो इसी वजह से इस एरिया का नाम जो है वो कलकत्ता पड़ गया था। So 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into city of Calcutta or Kolkata as it known today. आज हम इसको क्या कहते हैं, कोलकाता। तो बेसिकली कोलकाता जो आज एक इंडिया का प्रोमिनेंट सिटी है, ये ब्रिटिशर्स की इस्टेब्लिशमेंट थी। So it also persuaded the Mughal emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company टू राइट ड्यूटी फ्री। और उन्होंने उस टाइम पे जो रूलर था
औरंगजेब उसको भी कन्विंस किया कि वो हमें ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने दे, यानी कोई टैक्स ना ले हमसे, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली उससे एक फरमान जारी भी करवा लिया। फरमान बोलते हैं एक रॉयल चार्टर, ठीक है, यानी कि जो राजा अपनी तरफ से इशू करता है। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। और कंपनी क्या करते थे, वो लगातार किंग को बार बार परसुएट मनाते थे और ज़्यादा कंसेशंस के लिए। पहले से जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनको भी मैनिपुलेट करते थे, यानी उनको गलत इस्तेमाल करते थे। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब औरंगजेब ने तो सिर्फ कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग के राइट दिए थे, ठीक है, भाई कंपनी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट ऑफिशियल ऑफ कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। पर जो कंपनी के ऑफिशियल अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे उनको तो टैक्स देना था, बट दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे, बट उन्होंने भी अपना टैक्स पे करने से मना कर दिया। सो दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम हो गया, ठीक है। सो हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब जो बंगाल का, अब यहाँ ये बंगाल प्रोविंस है, इसका जो सूबेदार था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। सो दैट्स व्हाई अब इस कंडीशन जब उनका रेवेन्यू गिर रहा है तो ऐसी कंडीशन में मुर्शिद कुली खान ने तो प्रोटेस्ट करना ही था, ठीक है। तो बेटा अभी हमने कहाँ तक किया, ये सेकेंड टॉपिक हमने किया है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू।